हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हिस्ट्री की हमारी जो सीरीज चली हुई है उसके अंदर आज हम गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो गुप्त वंश है इसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसकी वजह क्या है कि जब मौर्य काल था उस समय भारत अखंड था, एक कंप्लीट भारत था। उसके बाद क्या होता है कि भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और उसके बाद दोबारा यदि भारत को एक करने की कोशिश की तो वो कौन था? ये गुप्त वंश था और इन्होंने मतलब भारत को एक भी करके दिखाया। ठीक है, तो इसीलिए इसको भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। कला व विज्ञान का भी इसको स्वर्णकाल कहा जाता है। इसका उदाहरण है आज भी दिल्ली के अंदर मेहरौली का जो लोह स्तंभ है, लोहे का बना हुआ स्तंभ है, उस पर आज तक भी क्या नहीं लगा है? जंग नहीं लगा है। इसीलिए इसको विज्ञान का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। और जो मेहरौली का स्तंभ है ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था भाई। ठीक है, किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य था, विस्तृत था, बहुत बड़ा था। उसके बाद छोटे भागों में बढ़ जाता है और फिर गुप्त वंश वाले इसको दोबारा क्या करते हैं कि इसको पूरा भारत बनाने का मतलब सौपन पूरा करते हैं भाई। ठीक है, गुप्त वंश की जानकारी हमें अलग अलग किताबों से मिलती है। जैसे विशाखादत्त था, विशाखादत्त रचनाकार था, इतिहासकार था। उनकी रचना है एक तो देवी चंद्रगुप्तम है और एक मुद्रा राक्षस है, उससे भी हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। वत्स्यायन है, वत्स्यायन की रचना है कामसूत्र। ये कुषाण के दरबार में रहता था भाई। किसके? कुषाण काल में जो राजा कनिष्क था उसके दरबार में रहता था। इसकी रचना है कामसूत्र। उससे भी हमें किसकी जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। कई इतिहासकार कहते हैं कि ये शूद्र थे और कुछ कहते हैं कि ये वैश्य यानी व्यापारी थे, लेकिन अभी तक मतलब ये कन्फर्म नहीं हुआ कि भाई ये किस जाति से होते थे। कौन? गुप्त वंश के राजा। ठीक है, शुरुआत में ये जैसे है ना, शुरुआत जैसी गुप्त वंश की होती है, ये यूपी और बिहार का जो आजकल का क्षेत्र है उस वहीं तक सीमित थे। लेकिन देखते ही देखते इन्होंने क्या किया था? पूरे भारत पर मतलब राज करना शुरू कर दिया था भाई। ठीक है, अरिसेन की एक प्रयाग प्रशस्ति है भाई। अरिसेन की एक प्रयाग प्रशस्ति रचना है, उसके अंदर भी हमें मतलब गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। कई बार आ जाता है कि अरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से हमें किस किस की जानकारी मिलती है। उसके अंदर देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ ये कौशाम्बी में थी और सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में उसके अंदर लिख रखा है। इसके बाद क्या होता है कि अकबर के समय में जहांगीर इसको इलाहाबाद, जिसका अभी नाम प्रयागराज है, वहाँ ले आता है और इसीलिए इसको प्रयाग प्रशस्ति नाम दे दिया गया। तो वहाँ पर भी मतलब इसके अंदर किसकी? जहांगीर और बीरबल की जानकारी भी मतलब इसके अंदर मिलती है। तो समुद्रगुप्त की सम्राट अशोक की हो जाएगी, हरिसेन ने लिखी थी। इसके अलावा जो जहांगीर और बीरबल है उनकी जानकारी भी इसके अंदर मिलती है। अकबर ने खुद का नाम न लिखवा कर इसके अंदर जहांगीर का नाम लिखवाया था, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत अधिक प्रेम करता था भाई। ठीक है, और ये प्रयागराज मतलब यानी कि इलाहाबाद में लगवा देते हैं। बाद में कौशाम्बी से मतलब लेकर आए थे इसको। ठीक है, तो इसमें भी हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। और ये इसके अंदर और क्या जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त की जो विजय है ना, जैसे इसने मतलब 9 विजय तो आर्यवर्त में और 12 विजय किसके अंदर? दक्षिणावर्त के अंदर, यानी अलग अलग राजाओं को हराया था। उसका वर्णन भी किसके अंदर? प्रयाग प्रशस्ति के अंदर मिलता है भाई। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं कि जैसे कि मतलब जैसे बाहर से अलग अलग यात्री आते रहे हैं भारत के अंदर, तो उनकी किताबों से भी हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, उनके वृत्तांत से। जैसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाह्यान आया था, उसकी किताब का नाम है सी यू की फो कुओं नाम है। तो सी यू फो कुओं उसकी पुस्तक का नाम है। उसमें भी हमें किसका? जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, जिसको विक्रमादित्य भी बोलते थे, तो उसी के दरबार में आया था और उसके मुताबिक भी मतलब हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। एरण अभिलेख है जो कि भानुगुप्त के समय का, उसके अंदर भी हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक हवेनस्वांग आया था राजा हर्षवर्धन के दरबार में। थानेसर उसकी राजधानी थी और कनौज भी राजधानी थी। तो
वो जो मतलब हमारा कौन इसके अंदर अवेनस्वांग जो है ये भी चीनी यात्री था, दूसरा चीनी यात्री था, उसकी किताब थी सीयू की, उसके अंदर भी हमें किसका वृत्तांत मिलता है, गुप्त वंश की जानकारी है, उसका वृत्तांत मिलता है। मानते हैं कि 4वीं से 6वीं सदी तक मतलब क्या गुप्त वंश का राज रहा है। इसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी भाई। इसका संस्थापक पूछा जाए तो श्रीगुप्त है, ठीक है। लेकिन यदि वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है तो वो चंद्रगुप्त प्रथम रहेगा। कौन रहेगा? चंद्रगुप्त प्रथम। तो श्रीगुप्त का जो समय है वो 240 से 280 एडी ईस्वी रहेगा भाई, ठीक है। यानी गिनतियाँ सीधी चल रही है ना तो ऑटोमेटिक इसके अंदर ईस्वी या एडी हो जाएगा। गिनतियाँ उल्टी चलती है तो उसके अंदर ऑटोमेटिक बीसी या ईसा पूरा हो जाता है भाई, ठीक है। तो 240 से 280 तक श्रीगुप्त का समय रहता है। इसके बाद इसका बेटा घटोत्कच है, उसका समय रहेगा 200 घटोत्कच प्रथम 280 से 319 ईस्वी तक उसका समय रहेगा। उसने महाराज की उपाधि ली थी भाई। किसकी उपाधि धारण करी थी? महाराज की। और घटोत्कच प्रथम के समय का एक ताम्रपत्र मिला है जो कि गुप्त वंश का पहला ताम्रपत्र रहेगा भाई, ठीक है। इसके बाद फिर राजा बनता है चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका समय 319 से 335 ईस्वी तक रहेगा। और वास्तविक संस्थापक किसका? गुप्त वंश का किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है भाई, ठीक है। इसने गुप्त संवत चलाया था। और मैंने आपको मतलब बताया था कि कुषाण वंश का राजा कनिष्क ने भी मतलब क्या किया था, एक शक संवत चलाया था। उन दोनों के अंदर कितना 241 वर्ष का मतलब क्या है, अंतर है भाई, ठीक है। तो इसके बाद जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। इसने अपना जो राज्य है वो वैवाहिक संबंधों से मतलब क्या किया था, बढ़ाया था। लिच्छवी की राजकुमारी थी भाई, जिससे आगे आने वाले समय में समुद्रगुप्त का जन्म होगा भाई, ठीक है। समुद्रगुप्त का जन्म भी राजकुमारी जो कुमार देवी है उसी से होता है। ये वैशाली की क्या होती थी, राजकुमारी होती थी भाई, ठीक है। 335 से 375 तक राजा बनेगा। और जब चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया तो वैशाली उसको किसके अंदर मिला था भाई, ये उसको दहेज के अंदर मिला था। इसके बाद शासक है समुद्रगुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन मिलता है, बनता है काफी। तो 335 से 375 ईस्वी तक इनका समय रहेगा। कविराज की उपाधि भी मतलब इन्होंने ले रखी थी। कविराज के नाम से ये क्या करते थे, कविताएं लिखते थे। एक सिक्का मिला है भाई, किसके समय का, समुद्रगुप्त के समय का। उस सिक्के की एक तरफ ये क्या करते हैं कि वीणा बजाते हुए मतलब नजर आए हैं। तो क्वेश्चन आता है कि सिक्के पर एक तरफ वीणा बजाते हुए कौन नजर आते हैं, तो वो हमारे कौन रहेंगे, समुद्रगुप्त रहेंगे भाई। इसको लिच्छवी दोहितर भी बोलते हैं। दोहितर का मतलब जैसे मतलब इसका नानका जो था ना वो कहाँ पर था भाई, लिच्छवी के अंदर था, क्योंकि लिच्छवी की राजकुमारी का ही पुत्र था ना ये। तो इसको लिच्छवी दोहितर के नाम से भी जानते हैं, पेपर में आ जाता है। लिच्छवी दोहितर के नाम से किसे जानते हैं, समुद्रगुप्त रहेगा भाई। इसने आर्यवर्त में 9 राजाओं को हराकर 9 विजय हासिल करी थी। और दक्षिणावर्त में इसने 12 राजाओं को हराकर 12 मतलब जीत हासिल करी थी भाई। तो इसीलिए इसको है ना भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये विसेंट स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा है। और नेपोलियन है ना 1804 में आने वाले समय में किसका राजा बनेगा, वो राजा बनता है फ्रांस का भाई, ठीक है। तो उसी के लिए मतलब इसको देखते हुए विसेंट स्मिथ ने मतलब इसको भारत की इसकी जीतों को देखते हुए कितने इसने मतलब जीत हासिल करी थी, इसीलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा गया था, ठीक है। हरिसेन की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके अंदर भी इसकी जीतों का वर्णन मिलता है भाई, ठीक है। और वो इसी के दरबार में रहता था भाई। हरिसेन जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना करी थी ना, वो भी इसी के दरबार में रहता था भाई, ठीक है। राय चौधरी ने इसकी जो दक्षिणावर्त की जीत है ना उनको मतलब क्या, धर्म विजय का नाम दिया भाई। क्या नाम दिया है, धर्म विजय का नाम दिया है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति शुरुआत में मैंने बताया कौशाम्बी से सम्राट अशोक ने इसका क्या करवाया था भाई, निर्माण करवाया था। बाद में मतलब हरिसेन ने मतलब इसके अंदर समुद्रगुप्त के बारे में लिखा। और फिर अकबर के समय में जहांगीर इसको इलाहाबाद या प्रयागराज में ले जाता है और इसके अंदर जहांगीर और बिरबल की जानकारी भी हमें मिलती है भाई, ठीक है। अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे इसने। दो ऑटोमेटिक सी बात है, जो अश्वमेघ यज्ञ करवाएगा ना तो शक्तिशाली राजा जो होता है ना वही अश्वमेघ यज्ञ करता है। ये मतलब किसके लिए होता है, उसके राज्य को मतलब विस्तार के लिए होता है भाई, ठीक है। इसीलिए इसे अश्वमेघ कर्ता भी कहते हैं भाई। अश्वमेघ कर्ता की उपाधि भी मतलब ले रखी थी भाई, ठीक है, समुद्रगुप्त ने।
फिर हम बात करते हैं धर्म प्रचारक। एक धर्म प्रचारक था भाई, जिसका नाम बंधु, मतलब धर्म प्रचारक बंधु भी कहते थे। किसको? समुद्रगुप्त को धर्म प्रचारक बंधु भी कहते थे। क्यों? क्योंकि एक तो इसने है ना, जो वसुबंधु था ना, वसुबंधु एक बौद्ध अनुयायी था, उसको संरक्षण दे रखा था इसने। पहली बात तो ये थी। दूसरी, श्रीलंका का एक राजा था मेघवर्मन, वो अपने एक राजदूत को भेजता है और परमिशन लेने के लिए कि हम बोध गया के अंदर है ना महात्मा बुद्ध की क्या एक मूर्ति का मतलब निर्माण करवाना चाहते हैं। उसकी आज्ञा भी मतलब किसने दे दी थी? ये समुद्रगुप्त ने दे दी थी भाई, ठीक है। इसके बाद इसका पुत्र है ना रामगुप्त, जो कि अयोग्य था, वो शासक बनेगा भाई। और उसके ऊपर किनका? शकों का आक्रमण होता है। और शकों का आक्रमण कब? 375 में मृत्यु हो जाती है किसकी? समुद्रगुप्त की। और 375 में ये वर्णन देखिए किताबों में बहुत कम मिलता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि रामगुप्त 375 से लेकर 380 तक 5 साल तक राजा रहता है। और उसकी पत्नी थी भाई, उसके पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। क्या नाम था? ध्रुव देवी। उसको है ना जैसे आक्रमण करके कौन? शक जो थे ना वो उठा ले गए भाई, ठीक है। और फिर ये मतलब है ना कायर था, अयोग्य था, इसलिए वहां पर इसको छुटाने के लिए नहीं जाता है। और जैसे छुड़ाने के लिए मतलब कौन जाएगा? चंद्रगुप्त, जो कि इसका छोटा भाई था, चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा। और ये मतलब बड़ा ही काबिल राजा रहेगा। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी तो कल प्राप्त करेंगे, लेकिन ये फिर मतलब क्या करता है? उनके साथ, शकों के साथ लड़ाई करता है और उनसे मतलब क्या करता है? जीतने के बाद उसकी जो पत्नी ध्रुव देवी थी उसको ले आता है और उससे क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है भाई, ठीक है। इसके बाद रामगुप्त कहता है कि मतलब भाई मेरी पत्नी वापस दीजिए। बोला कहाँ की पत्नी है भाई, ठीक है। तो आप तो मतलब उसको छुड़ाने के लिए भी नहीं गए, तो इसीलिए इसने विवाह कर लिया था उसके साथ। और अजंता अलोरा की गुफाएं भी किस समय की है? गुप्त वंश की रहेंगी। तो इस प्रकार से ये आज हमारा गुप्त वंश था भाई। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।